हेलो एवरीवन, मैं गणेश मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल विधान क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और आप जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आज मेरे पीछे चैप्टर हम कहेंगे कि टॉपिक लगा हुआ है चंद्रमा द मून। चंद्रमा क्या है और इसका निर्माण कैसे हुआ है, इसकी सतह कैसी है, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो चंद्रमा के विषय में आपको बात याद रखनी है कि चंद्रमा की सतह के अध्ययन अथवा इसकी आंतरिक स्थिति को, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, चंद्रमा की सतह के अध्ययन या इसकी आंतरिक स्थिति को सेलोनोलॉजी कहा जाता है। ये वर्ड आपको याद रखना है। और चंद्रमा पर जो धूल के मैदान पाए जाते हैं, जैसे हम यहां पे लिखें धूल के मैदान पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं शांति सागर। यह चंद्रमा का ऐसा क्षेत्र है जो कि अंधकारमय है, मतलब वहां पर किसी भी प्रकार का प्रकाश नहीं है। और चंद्रमा के विषय में जो आगे हम देखते हैं, तो चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। उपग्रह, यहां पर मैं उपग्रह की डेफिनेशन क्लियर कर देना चाहता हूं कि उपग्रह उन आकाशीय पिंडों को कहते हैं जो किसी ग्रह की परिक्रमा लगाते हैं, उन्हें ही हम उपग्रह कहते हैं। तो जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की एक पूरी परिक्रमा, हम कह सकते हैं कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की एक पूरी परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे, हम कह सकते हैं कि चंद्रमा जो पृथ्वी की एक पूरी परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी कर लेता है। और इतने ही समय में, जो ये समय है, इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक बार पूरा घूम जाता है। जैसे अक्ष पर एक बार पूरा घूम जाता है, जिसके कारण हम पृथ्वी से चंद्रमा के केवल 57% भाग को ही देख पाते हैं। पूरा चंद्रमा नहीं देख पाते, केवल 57% ही भाग देख पाते हैं, क्योंकि वह अपने अक्ष पर उतने ही समय में घूम जाता है। इसके बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, हम कहेंगे कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लीबनिट्ज पर्वत पाया जाता है, जो 35,000 फुट 35,000 फुट ऊंचा है और लगभग 10,000, इसे मीटर में भी लिख देते हैं, 10,668 मीटर ऊंचा है। ठीक है। और हम इसके आगे चलते हैं, तो इसके आगे जो हम चलते हैं, तो इसके बाद चंद्रमा का जो व्यास है, चंद्रमा का व्यास है वो है 3480 किलोमीटर। और इसका जो द्रव्यमान है वह पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 भाग है। 1/81 भाग है। इसके बाद जो चंद्रमा और पृथ्वी के चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य की दूरी है
वह 364, वो सॉरी 300, एक मिनट, चलो। चंद्रमा और पृथ्वी की जो मध्य की दूरी है वह 384 और 365 हम कह सकते हैं कि किलोमीटर में है। इसके बाद जो हम कह सकते हैं कि जो ज्वार आते हैं जैसे समुद्रों में ज्वार आते हैं, तो उसमें सूर्य और जो चंद्रमा होता है उनकी जो हम कह सकते हैं कि ताकत का अनुपात है वो 11:5 है, जिसमें 11 सूर्य की है ये वाली और 5 चंद्रमा की है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो एक मिनट, इसके बाद हम चलते हैं तो जो चंद्रमा की सतह पर अपोलो यात्री गए हैं तो उनके द्वारा हमें पता चला है कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितनी की पुरानी हमारी पृथ्वी है, लगभग 460 करोड़ वर्ष। और इसके उनके द्वारा जो लाए गए पत्थर हैं चंद्रमा से, उन पत्थरों में टाइटेनियम की बहुत ज्यादा अधिकता है। हम कह सकते हैं टाइटेनियम धातु की बहुत ज्यादा उन पत्थरों में अधिकता है। इसके बाद एक कंसेप्ट और आपको समझना है, सुपरमून और ब्लू मून। इसे समझते हैं कि ये क्या है। तो सुपरमून वह स्थिति है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है। इस स्थिति में चंद्रमा हम कहेंगे कि इस स्थिति में चंद्रमा हम कहेंगे कि 14% बड़ा, 14% बड़ा तथा 30% अधिक चमकदार दिखाई देता है। मतलब सुपरमून हम कह सकते हैं कि वह स्थिति है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है और यह स्थिति में वह अपने वास्तविक स्वरूप से 14% बड़ा तथा 30% अधिक चमकदार दिखाई देता है। इसके बाद ब्लू मून पर आते हैं। तो ब्लू मून जब होता है जब किसी माह में 2 पूर्णिमाएं पड़ती हैं। हम कह सकते हैं कि 2 पूर्णिमा पड़ती है, तो दूसरी पूर्णिमा को ही हम ब्लू मून कहते हैं। और यह स्थिति तब होती है जब 2 पूर्णिमाओं के मध्य 31 दिन से कम का अंतराल होता है। तो ब्लू मून वह घटना है जब किसी माह में 2 पूर्णिमा पड़ती हैं और दोनों पूर्णिमाओं के मध्य पे जो समय है वो 31 दिन से कम होता है। ठीक है, तो ये थी आपकी चंद्रमा के विषय में बातें। इतनी बातें आपको चंद्रमा के विषय में याद रखनी है। और ये जो टाइटेनियम शब्द है इसे जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि चंद्रमा के द्वारा लाई गई पत्थरों में कौन सी धातु या हम कहेंगे धातु अधिक पाई जाती है, तो टाइटेनियम है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं बौन ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उल्कापिंड। तो बौन ग्रह में हम सबसे पहले लेंगे यम। इसके पहले बौन ग्रह मतलब हम कहेंगे कि 2006 में एक ICU
ICU का सम्मेलन हुआ था चेक गणराज्य में। राज्य में वहां पर यम को ग्रह से निकालकर बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। बौने ग्रह वे ग्रह होते हैं जो मतलब ग्रह नहीं होते, उसके बाद वो बौने ग्रह होते हैं। तो यम को ग्रह की श्रेणी से निकाले जाने के 3 कारण थे। पहला तो था कि यह आकार में बुध से छोटा था, बुध से छोटा था, ठीक है। दूसरा था कि यह वरुण की कक्षा को काटता था, वरुण की कक्षा को काटता था। और जो तीसरा ऐसे निकालने की वो थी, वो है यहाँ पर, सॉरी ऐसे यहाँ पर चंद्रमा है, बुध हो गया जल्दी से, जी। तो यहाँ पर जो चंद्रमा था कि चंद्रमा से यह छोटा था और वरुण की कक्षा को काटता था तथा इसकी जो कक्षा थी, तीसरा कारण था कि इसकी जो कक्षा थी वह वृत्ताकार नहीं थी, वृत्ताकार नहीं थी। तो इस प्रकार यम को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया और हम कह सकते हैं कि बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। इसके अतिरिक्त जो अन्य बौने ग्रह है वो है सेरस और चेरान। इसके बारे में आपको एक और बात याद रखनी है कि इसकी खोज जो है वो क्लॉड टाम्बो ने 1930 में की थी और इसका नया नाम जो है, नया नाम 13430 है, ये इसका नया नाम है। तो ये थे बौने ग्रह के बारे में। अब इसके बाद हम चलते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह ऐसे आकाशीय पिंडों का समूह है जो मंगल एवं बृहस्पति, हम कह सकते हैं कि मंगल एवं बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं और सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यह मंगल और बृहस्पति में एक, हम कह सकते हैं कि बेल्ट के रूप में पाए जाते हैं, जैसे ऐसे ये, जैसे यहाँ आपका मंगल है और यहाँ आपका बृहस्पति है। तो इस प्रकार ये एक बेल्ट के रूप में पाए जाते हैं और सूर्य की परिक्रमा करते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह जो क्षुद्र ग्रह हैं वो ग्रहों के जो टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े बचे हुए थे, उनके कारण उन्हीं के द्वारा बने हुए हैं। तो यह क्षुद्र ग्रह हैं और क्षुद्र ग्रह जो हैं वो ग्रहों के टूटने के कारण फलस्वरूप बने हैं। जब क्षुद्र ग्रह जो है, जब वो पृथ्वी की पृष्ठ पर टकराता है, जैसे कभी आते हैं पृथ्वी की तरफ, तो जब वो पृथ्वी की पृष्ठ से टकराते हैं तो एक, हम कह सकते हैं कि गर्त या गड्ढे का निर्माण कर सकते हैं, गर्त या गड्ढे का निर्माण कर देते हैं, गड्ढा का निर्माण करते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है लोनार झील, जो आपके महाराष्ट्र में है, वो इसी से बनी हुई है। तो ये थे क्षुद्र ग्रह।
अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद पढ़ने वाले हैं हम धूमकेतु। तो सौर मंडल के छोर पर अरबों पिंड पाए जाते हैं जो धूल प्लस गैस से मिलकर के, हम कह सकते हैं कि धूल और गैस से मिलकर के बनते हैं। यह मतलब हम कह सकते हैं कि यह इनकी एक चमकदार पूंछ होती है, चमकदार पूंछ के रूप में दिखाई देते हैं। और कोई भी धूमकेतु तभी दिखाई देता है जब वह सूर्य की तरफ अग्रसर होता है, मतलब सूर्य की तरफ जा रहा हो, क्योंकि जैसे उसके जो धूल के कण हैं, जब वो धूल के कण सूर्य की ओर से आती हुई किरणों से टकराते हैं तो चमकदार दिखाई देते हैं। जैसे उस साइड से सूर्य की किरणें आती हैं और इस साइड से धूमकेतु मतलब सूर्य की तरफ गति करता है, तो जो सूर्य की किरणें हैं वो इसके धूल और गैस के जो कण होते हैं उनसे टकराती हैं और ये चमकदार दिखाई देते हैं। और जिसके कारण और इनकी जो पूंछ है वो हमेशा सूर्य से, हम कहेंगे कि सूर्य से बाहर की तरफ नजर जाती हुई नजर आती है। इस प्रकार ये धूमकेतु हम उन आकाशीय पिंडों को कहते हैं जो धूल एवं गैस से मिलकर बने होते हैं तथा ये हमेशा सूर्य की तरफ जाते हैं और सूर्य की तरफ जाते हैं तथा अपनी चमकदार पूंछ के साथ ही प्रख्यात होते हैं। हेल एक महत्वपूर्ण धूमकेतु है हेल धूमकेतु। यह धूमकेतु हर 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। इसकी विशेषता क्या है कि यह 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। इससे पहले यह 1986 में दिखाई दिया था, 1986 में दिखाई दिया था और अब आगे इसी में 1986 में आप 76 और जोड़ दीजिए तो यह दिखाई देगा अब आपका 2062 में। तो हेली नामक धूमकेतु 2062 में आपका दिखाई देगा, यह 76 वर्षों में दिखाई देता है। और एक जो बात है धूमकेतुओं के बारे में वो और हमें याद रखनी है कि धूमकेतु कुछ समय के लिए ही होते हैं, परंतु एक धूमकेतु के लौटने का निश्चित समय होता है। जैसे धूमकेतु कुछ समय के लिए ही होते हैं लेकिन धूमकेतु के लौटने का एक निश्चित समय होता है। फिर इसके बाद उल्कापिंड के बारे में हम पढ़ते हैं। तो उल्कापिंड एक हम कह सकते हैं कि सौरमंडल या ब्रह्मांड में एक चमकीली रेखा या हम कह सकते हैं चमकीली रेखा के रूप में, मतलब चमकीली रेखा या लाइन के रूप में दिखाई देती है। और यह है उल्कापिंड धूमकेतु तथा क्षुद्र ग्रह के द्वारा जो छोड़े गए भाग होते हैं उनके द्वारा ही बनती हैं तथा ये जो उल्कापिंड है ये क्षणभंगुर होते हैं, मतलब कुछ समय के लिए ही आकाश में चमकते हैं और फिर हम कह सकते हैं कि समाप्त हो जाते हैं। तो ये थी आपकी उल्कापिंड। और इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो अब आपको इसके बाद अब हम देखेंगे कि ग्रहों को हम याद कैसे रखेंगे, मतलब अब ग्रह हैं तो याद तो नहीं रखना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है कि आप एक ग्रह याद कर लीजिए शुरू का, बुध। ये बुध याद कर लीजिए आप। फिर इसके बाद आपको जैसे दिन होते हैं कि बुध
गुरु, शुक्र, शनि और रविवार। तो ऐसे ही आपको एक एक दिन का इसके बाद गैप करते चलना है। तो बुध के बाद एक दिन का गैप किया गुरु, और उसके बाद जो आता है नेक्स्ट ग्रह आपका वो शुक्र। शुक्र के बाद शनि का गैप किया, और जो रविवार आता है वो हम रविवार कहाँ पे मनाते हैं? पृथ्वी पर, मतलब हम कहते हैं कि एंजॉय करते हैं तो पृथ्वी। फिर रविवार के बाद सोमवार का गैप कीजिए, उसके बाद आ गया आपका मंगलवार। मंगल के बार के बाद आप बुधवार का गैप कीजिए, फिर आ गया आपका बृहस्पति। बृहस्पति के बाद जो आपका नेक्स्ट ग्रह आता है तो शुक्रवार का आप गैप कीजिए, उसके बाद आता है शनि। और लास्ट के आपको दो ग्रह याद रखने हैं, अरुण और वरुण। तो इसके थोड़ी इंग्लिश नाम भी याद रखना, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। तो इसका नाम होता है यूरेनस और इसका नाम होता है नेपट्यून। इसके बाद हम आकार के अनुसार ग्रहों को पढ़ते हैं कि आकार के अनुसार कौन सा ग्रह है सबसे पहले और कौन सा ग्रह बाद में है। तो जो आपके वो हमने बाह्य ग्रह या हम कहते हैं बृहस्पति ग्रह बताए थे, उनका क्रम वही है आकार के अनुसार। जैसे पहला है बृहस्पति, फिर इसके बाद है शनि, फिर इसके बाद है अरुण, और इसके बाद है वरुण। फिर इसके बाद आ जाता है आपका पृथ्वी, फिर आ जाता है शुक्र, फिर आ जाता है मंगल, और फिर आ जाता है बुध। तो ये आपके थे आकार के अनुसार। और इसके बाद तो अब हमारे जो ग्रहों का और उपग्रह का लेक्चर है वो पूर्ण हो चुका है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आई होगी या लेक्चर समझ में आया होगा। और इसके अलावा जो कुछ भी अगर आपको कोई परेशानी भी जाती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और यदि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, विधान क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके साथ ही जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा दीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।